चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ जैसे मैं इस बारे में बात कर रहा था कि आज जो हम लेक्चर में सीखने वाले हैं, ये किसी भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं केपलर्स लॉ। बच्चों, आप चैप्टर के सीक्वेंस को जरा अगर समझने की कोशिश करते हो कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात की, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो एक पार्ट यहाँ खत्म हो गया अपना। एक वैरायटी के जो क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, उसको हमने पूरा डिस्कस किया। दूसरा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशंस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हाइट से क्या वेरिएशन आएगा, अल्टीट्यूड से, डेप्थ से क्या वेरिएशन आएगा, और जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था दैट वाज ऑल अबाउट द वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड एंड द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेवल ऑफ द चैप्टर आप कह सकते हो। बिल्कुल फंडामेंटल है, बेसिक है ऐसे देखा जाए तो, बट वेरी इंपॉर्टेंट। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, केपलर एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है और जोहानस केपलर बोलते हैं, और इसने अराउंड 17th सेंचुरी में, 16-17 सेंचुरी में ये लॉज बताए। 17th सेंचुरी मतलब समझ रहे हो, अभी 21st चल रहा है, तो 17th सेंचुरी, आज से 300-400 साल पहले कह सकते हो आप, 300 साल अराउंड, उसने ये लॉज हमें बताए कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अक्रॉस, ओके, ऑर्बिटिंग अराउंड सन, वो कैसे घूमते हैं, उसका क्या तरीका है। और ये काफी चैलेंजिंग था उस वक्त, ये बताना अपने आप में काफी चैलेंजिंग था। पहले बिलीफ बड़ी अजीब थी, आपको सुन के ताज्जुब लगेगा। बिलीफ ये थी कि अर्थ इज एट रेस्ट, सन इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, ऐसे मानते थे लोग। ओके, और उसके पीछे बहुत सारे रिलीजियस रीजन भी देते थे, लाइक प्रॉफिट्स आर कमिंग ऑन इट, यहाँ पे प्रॉफिट्स आए हैं तो सेंटर अर्थ होना चाहिए, ऐसे रिलीजियस रीजंस भी देते थे। कोई साइंटिफिक बात तो नहीं थी, और फिर हम देख भी रहे हैं लाइक ऐसे कि सन निकल रहा है, डूब रहा है, ऐसे। तो उस दौर में अगर किसी आदमी ने ये डेयरिंग कर दी, ये कहने की हिम्मत दिखाई कि नहीं, अर्थ घूम रही है, सन रुका हुआ है ना, तो अगर ऐसा कोई करता था तो उसको तो उठा के जेल में डाल देते थे। बट धीरे धीरे हम देखते हैं समाज, सोसाइटी मैच्योर होती जाती है, चीजें समझ में आने लगती हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स बढ़ने लगते हैं, और हम सच्चाई एक्सेप्ट करते जाते हैं आगे बढ़ते हुए। तो वो एरा था, ये वो सिनेरियो था। तो उस दौर में केपलर ने हमको ये बताया, इनफैक्ट लॉज दिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस दिए इस बारे में कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, क्या तरीका है उनका, क्या पैटर्न है, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या क्या है, ओके, और जनरल फिजिक्स उसके पीछे क्या क्या है। तो इसने अपने जो लॉज हैं वो ऐसा इन वन शॉट एक साथ सारी बातें नहीं बताई उसने। उसने 3 अलग अलग लॉज बताए केपलर ने। ओके, देयर आर 3 डिफरेंट लॉज एक्चुअली टू बी कवर्ड। पहला वाला जो लॉ है ना, ये बड़ा सिंपल सा लॉ है, बड़ा आसान सा लॉ है, एकदम बेसिक। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, यू कैन रीड इट नाउ, कि कोई भी प्लैनेट हो, ईच प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, किसी भी सोलर सिस्टम का कोई भी प्लैनेट, वो क्या करता है, सन के अक्रॉस ऑर्बिटिंग करता है, सूरज के अक्रॉस ऑर्बिटिंग करता है, लेकिन उसकी ऑर्बिटिंग करने का जो पैटर्न है, जो ऑर्बिट का शेप है, वो सर्कुलर नहीं है, बल्कि कैसा है, इलिप्टिकल है। एलिप्स समझते हो, एलिप्स मतलब आपको बहुत जल्दी समझ में आए वैसे तो, अंडा, लाइक परफेक्ट सर्कल की बात करेंगे तो ऐसा रहेगा, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं परफेक्ट सर्कल बनाने की, लेकिन अगर हम इलिप्स की बात करेंगे ना तो ऐसा रहेगा। फर्क समझ आया, ऐसा, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट, ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन,
सूरज के अतराफ में घूमेगा वो। तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है, याद हो गया ये। अब इसमें तो क्या मतलब कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल साफ साफ समझ में आने वाली बात है कि किसी भी प्लैनेट के बारे में हम बात करें, अर्थ हो, मार्स हो, कुछ भी हो, एनी प्लैनेट, किसी भी सोलर सिस्टम का, कहीं भी किसी भी तरीके का, ठीक है, एट दिस स्टेज वी कैन से दैट कि वो ऑर्बिट करता है, घूमता है सूरज के अतराफ में, सन के अक्रॉस में, और उस ऑर्बिट का शेप इलिप्टिकल रहेगा। बात yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा जो लॉ उसने बताया ये बड़े काम का है, यहां से मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। यहां मैं आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स बताऊंगा अभी, और लगे हाथों कुछ क्वेश्चन भी ले लूंगा। दूसरा जो लॉ बताया ना इसने, जबरदस्त लॉ, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, अब इसको पढ़ो मत फिलहाल, जब मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं उसके बाद पढ़ो तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ एरिया क्या है? देखो, मान लेते हैं ऐसे ऑर्बिट में, इस तरीके के ऑर्बिट में, ये सूरज के अक्रॉस, सन के अक्रॉस, ये सन है, कोई प्लैनेट घूम रहा है, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखते हैं कि वो प्लैनेट इधर है, प्लैनेट पी। ओके, किसी का माइक ऑन रहेगा, देखो जरा, ऑफ करो। ठीक है, तो ये पोजीशन है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, और ये प्लैनेट उसके अक्रॉस ऐसे घूम रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला ना एक रेडियस होगा, ये ऐसे, ठीक है, सूरज से लेके प्लैनेट तक एक रेडियस है, और ये रेडियस जैसे जैसे ये प्लैनेट आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपनी पोजीशन भी चेंज करता जाएगा। जस्ट लाइक सर्कुलर मोशन में तुम कह सकते हो ना रेडियस वेक्टर वाली कंडीशन। यस, समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो मान लेते हैं बेटा कि ये प्लैनेट अपनी जगह से आगे बढ़ता गया, और बढ़ते 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 किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी टाइम ड्यूरेशन में ये प्लैनेट यहां पहुंच गया। तो हम देखेंगे कि इस रेडियस वेक्टर ने नई पोजीशन ली, ऐसी। यस और नो? तो अब बेसिकली देखा जाए तो इस रेडियस वेक्टर ने ऐसे घूमते हुए एक एरिया स्वीप किया, एक एरिया ट्रेस किया। ठीक है, जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पेन है, इस पेन पे मैं ऐसे कलर वलर लगा देता हूं पूरा, इस पेन को ऐसे रखता हूं और अपने हाथ पे ऐसे घुमाता हूं, ऐसे घुमाने लगता हूं, तो क्या मेरे हाथ पे भी वो कलर आ जाएगा? Yes, sir. तो एक एरिया ट्रेस करेगा ना, वो कलर का एक पैच वहां पे क्रिएट होगा, मतलब एरिया ट्रेस होगा ना वहां पे। तो इस रेडिएटर ने भी क्या किया, यहाँ पे ये पूरा एरिया ट्रेस कर दिया इसने। बहुत ध्यान से समझना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसने ये पूरा एरिया ट्रेस कर लिया। अब मान लेते हैं कि इसने जो एरिया ट्रेस किया वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने उसको मेजर किया, तो वो A1 था, और इसे कवर करने के लिए मान लेते हैं कि कोई T टाइम हमने दिया था, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 साल, 1 साल तो नहीं कह सकते, 1 महीना, 1 हफ्ता, कुछ भी। यहाँ बात है ना ऐसे प्लैनेट की चल रही है। ओके, तो पूरा घूमने के लिए 1 साल लगता है, याद रखो। तो उसने कुछ एरिया ट्रेस किया और कुछ टाइम में। अब होता यह है कि ये प्लैनेट इसी तरीके से आगे बढ़ता गया, और मान लेते हैं बेटा यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचने के बाद रेडियस ऐसा होगा, करेक्ट है? Yes, sir. बड़े होते जाते हैं प्लैनेट के, याद रखो, रेडियस जो है ना उसके, सन के अक्रॉस में ऑर्बिट का रेडियस छोटा बड़ा होगा, क्योंकि ये इलिप्स है, कांस्टेंट रेडियस नहीं है यहाँ पे। अब ये प्लैनेट आगे बढ़ता गया, तो मैंने क्या किया, इसको वापस से T टाइम दिया। वापस से मैंने बोला भाई और एक T टाइम तू ले ले। लाइक मान लो 7 डेज मैंने यहाँ दिए थे इसको, ये घूमने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं 7 डेज का इंतजार करता हूं। तो मैं देखता हूँ ये 7 डेज में घूमते इधर आ गया, यहाँ आया, लाइक दिस। ये प्लैनेट अपना ये ऐसे घूमते जो है ना, कंटिन्यू करते करते यहाँ आया, तो नया रेडियस इसका ऐसा बना। आप सोचो, क्या यहां भी इस रेडियस ने कुछ एरिया ट्रेस किया होगा, ये वाला? Yes, sir. तो इस एरिया को मैं इवेलुएट करता हूं, या इस एरिया को हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे मैंने, कि ये इसने इतना एरिया ट्रेस किया मान लो, और इस एरिया को मैं फिलहाल कॉल करता हूं A2। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है
कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेडियस वेक्टर है वो जो एरिया ट्रेस करेगा वो इक्वल होगा। जो एरिया वो ट्रेस करेगा वो कैसा होगा? इक्वल। इक्वल होगा। मतलब अगर मैं A1 का मैग्नीट्यूड निकालूं और A2 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसा रहेगा? वो इक्वल। सेम रहेगा, इक्वल रहेगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप चाहो तो नीचे उसके dt भी लिख सकते हो, वैसे तो dt dt काट दोगे तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड में तुम dt dt काट दोगे। फॉर द पॉइंट, अगर फंडामेंटली इस बात को समझना है तो उसने बोला कि अगर तुमने टाइम सेम कर दिया, क्या सेम कर दिया? टाइम। टाइम, तो सेम एरिया ट्रेस होगा। बोलने का मतलब ये है, आसानी से अगर मैं इसको तुमको समझाने की कोशिश करूं तो। ओके, अगर तुमने ये टाइम सेम कर दिया ना तो सेम एरिया आएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं इस टाइम को डबल कर दूं, इधर t दे दूं और इधर 2t दे दूं, तो यहाँ एरिया कितना आएगा? 2a। इसके मुकाबले में डबल हो जाएगा, क्या कहते हो? यस सर। लेकिन अगर मैंने टाइम सेम कर दिया, मैंने बोला भाई 1 महीना इधर घूमो, फिर घूमते घूमते 1 महीना इधर घूमो, तो इधर भी मैंने 1 मंथ का ड्यूरेशन दिया टाइम, और इधर भी मैंने 1 मंथ का ड्यूरेशन टाइम दिया, टाइम ड्यूरेशन दिया, तो मैं देखूंगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एरिया जो बनेगा, जो रेडियस वेक्टर की तरह ऐसा स्वीप होता जाएगा, वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये है लॉ ऑफ एरिया। अब इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके, अभी मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूं। अभी फिलहाल तो मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर इज कांस्टेंट। ऐसे भी कभी कभी इसको बोला जाता है। अब यहां थोड़ा बच्चा टेंशन में आ जाता है, ये यार एरियल वेलोसिटी क्या है? तो बच्चों, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज को क्या बोलेंगे हम? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना एरिया बना, ये रेशियो अगर निकाला जाएगा तो वो रेशियो हमेशा कैसा निकलेगा? एज पर लॉ कांस्टेंट, फिक्स। आई ना बात समझ में? अब मैं इसे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने रखता हूं, ध्यान से समझना। सपोज फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, ऐसा एक सीधा साधा दिखने वाला ऑर्बिट ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का। आई एम नॉट शोइंग परफेक्ट इलिप्स, बट लेट्स टेक ऐसा ऑर्बिट ले लिया। किसी पोजीशन ऑफ टाइम पे आप देखते हो कि प्लैनेट इधर था, प्लैनेट मूव करता गया और मूव करके यहां पहुंचा, तो ये नई पोजीशन हो गई प्लैनेट की, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाली चीज जो होगी वो रेडियस होगी। यहाँ पे हम सन को इमेजिन करेंगे, और ये सामने जो डिस्टेंस कवर हुआ वो ये इतना डिस्टेंस कवर हुआ। अब बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि प्लैनेट की जो स्पीड है ये v है, ऐसी v, और अगर मैंने इसको dt टाइम दिया, तो जरा सोच समझ के बताओ कि ये जो डिस्टेंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वाला पिंक वाला, जिसे मैं फिलहाल x लिख रहा हूं, तो ये x डिस्टेंस कितना होगा? अगर आपको समझ आए, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि प्लैनेट के घूमने की स्पीड मैं कितनी बता रहा हूं? v, और मैंने टाइम कितना दिया? dt। तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ यहां से लेकर के यहां तक, डिस्टेंस इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा मैं? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? सॉरी, डिस्टेंस कितना हुआ? v डेल्टा t। ओके, माइक देखो भाई, माइक ऑन मत रखना प्लीज। रजाक शेख, v डेल्टा t, ये फैक्टर सबको समझ में आया? यस। अब ऐसा करने के प्रोसेस में हमने देखा बेटा यहाँ एक एरिया ट्रेस हो गया, ये वाला, ये एरिया निपट गया यहां से। अब इस एरिया को ध्यान से देखो तो ये अपने आप में एक ट्रायंगुलर स्लाइस है ना? ट्रायंगल है ना ये? यस। हाँ, तो बच्चों मुझे बताओ, मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे लिखता हूँ? डेल्टा ए बोल देता हूँ मैं इसको, कैसे लिखूंगा मैं? तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ हाफ
जो भी उसका बेस रहेगा इनटू जो भी हाइट रहेगी। अब जरा ध्यान से देखना, हाफ, अगर इस ट्रायंगल को केयरफुली देखा जाए तो ये डिस्टेंस जो है उसका बेस है। यस है? सर। तो ये पिंक वाला डिस्टेंस मैंने कितना निकाला था, एक्स, एक्स कितना था, V वी delta डेल्टा T. टी, वेरी गुड, सॉरी, वी डेल्टा टी। अच्छा, इनटू, अगर तुम हाइट के बारे में बात करते हो तो हाइट तो यही रेडियस है, क्योंकि यहाँ R. सेंटर से भी गिनूंगा मैं तो ये आर ही होगा, तो ये हो गया वी डेल्टा टी इंटू आर। R. चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो डेल्टा टी फैक्टर है इसको नीचे ले लो बेटा आप। सो डी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हमको मिलता है हाफ वी इंटू आर, करेक्ट है? Yes, sir. ऑफ कोर्स आप चाहो तो इसको एक वेक्टर नोटेशन वगैरह भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट गिव अ काइंड ऑफ वेक्टर नोटेशन एंड गो ऑन फर्दर, बट फिलहाल लेट्स जस्ट कंटिन्यू एज इट इज। अब इसमें मैं खास इस v फैक्टर पर थोड़ा ध्यान देना चाह रहा हूं, इस v फैक्टर पे खास फोकस करना चाह रहा हूं, और मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे बताओ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम p हम लोग कैसे लिखते हैं, mv, Yeah. तो v कैसे लिखेंगे, Moment. p by m, p by m. So continue here, delta A divided by delta T is equal to half P by M into R. Okay. अब एक नया टर्म बेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये जो P into R है, ठीक है, P into R, हालांकि वेक्टोरियली लिखना चाहिए बट मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको हम कहते हैं P into R is equal to L, और इसे हम कॉल करते हैं एंगुलर Momentum. मोमेंटम। हमें ये पढ़ना है, आगे के चैप्टर्स में हमें ये पढ़ना है, तो अभी आप उसमें इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, फिलहाल आप सिर्फ ऐसे समझिए कि ये एक एंगुलर मोमेंटम का टर्म है L। तो फाइनली एट द एंड मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, हाफ L बाई M। L by M. अब होता ये है कि प्लैनेटरी मोशन में, फॉर अ प्लैनेट या फॉर अ प्लैनेटरी मोशन, है ना, ये चीज देखो प्लैनेटरी मोशन के रेफरेंस में ही है ना, तो फॉर अ प्लैनेटरी मोशन L यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इट्स अ रूल। इस स्टेज ऑफ स्टडी पर आप इसे रूल मान लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आगे जब हम आगे और सिलेबस को कवर करेंगे, रोटेशनल मोशंस वगैरह ऐसे चैप्टर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां एंगुलर मोमेंटम एक सेपरेट बुकलेट ही दे दूंगा मैं आपको, एंगुलर मोमेंटम की सेपरेट एक। तो फिलहाल ऐसे मान लें कि ये एक रूल है कि प्लैनेट के मोशन होते वक्त एंगुलर मोमेंटम जो है ना, ये कांस्टेंट होता है। अब यहां इस फैक्टर की तरफ जरा ध्यान दीजिए, हाफ कांस्टेंट है, यस और नो? Yes. Yes. L अभी अभी हमने बताया प्लैनेटरी मोशन में कांस्टेंट है, M मास ऑफ द प्लैनेट ये भी कांस्टेंट है, मतलब यहां आने वाले क्या सारे टर्म कांस्टेंट हैं? Yes, sir. sir. तो इससे क्या पता चला, इससे हम फाइनली ये कह सकते हैं ना कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एरिया ट्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक ऐसी चीज बन के सामने आया, Constant है. कांस्टेंट। और dA by dt इसे हम कह सकते हैं एरिया ट्रेस्ड पर यूनिट टाइम, या इसी चीज को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। और ये कैसा निकला, कांस्टेंट निकला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes Yes, sir. sir. अब मैं दो तीन बातें बच्चों यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। दो तीन बातें। सबसे पहली बात ये कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसके दो फॉर्मूले हमारे पास हैं जिसे हम यूज करेंगे इस स्टेज पर। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी अभी बताया, लीनियर मोमेंटम इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू आर। अब जरा दूसरे फॉर्मूले की तरफ देखिए, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू पुटअप करिए, पी का क्या बनेगा, एम वी, पी की वैल्यू तो पता है ना हमको, पी बेटा लीनियर मोमेंटम, Yes sir. एम वी MV. क्या बचा आगे, आर। R. तो एम वी आर ये भी एक फॉर्मूला है इसका, ये भी बड़े काम का फॉर्मूला है, इसी को हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
अब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि इस तरीके से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के नजदीक यहां सन है, एक प्लैनेट घूम रहा है और इस प्लैनेट के दो पोजीशन है। ऐसे चल रहा है, मान लो ये पोजीशन 1 है v1, और ये घूमते 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 मान लो यहां आया और ये पोजीशन 2 पर आ गया मान लो, और आने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और ये पोजीशन 2 है। अब बेटा अगर तुम ध्यान से बहुत केयरफुली इसे ऑब्जर्व करोगे तो यहां जो रेडियस है ना ये कम है, इसे R2 कहता हूं मैं, और यहां जो रेडियस है ना ये ज्यादा है, इसे मैं कहता हूं R1। और प्लैनेट का मास, जो प्लैनेट हम लोग चला रहे हैं यहाँ, प्लैनेट का मास जो है ना मान लेते हैं m है। व्हाट इज द मास ऑफ प्लैनेट इन करंट सिचुएशन? m। ठीक है। अब प्लैनेट अगर घूमता है किसी भी प्लैनेटरी मोशन में, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? कांस्टेंट कांस्टेंट है। एकदम फंडामेंटल बात है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है इस बात में। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहना चाहिए, कोई दूसरा चांस ही नहीं है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है बच्चों, तो जरा सोच के देखो, पोजीशन 1 के लिए मैं कैसा एंगुलर मोमेंटम लिख पाऊंगा? m v1 r1, सही है? mvr फॉर्मूले से पोजीशन 1 के लिए m Yes, v1 और r1। और मुझे बताओ पोजीशन 2 के लिए मैं कैसे लिख पाऊंगा बेटा? MV2 R2. R2 m v2 r2। लेकिन प्लैनेटरी मोशन में चूंकि एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, तो क्या L1 बराबर L2 करना पड़ेगा? यस सर अगर मैंने L1 बराबर L2 कर दिया, L1 इक्वल्स L2 कर दिया, तो m v1 r1 हैज टू बी इक्वल टू m v2 r2। R2. इसमें मैं नोटिस करूंगा कि m फैक्टर दोनों तरफ सेम रहने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा? v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। R1 रेडियस कैसा है? बड़ा है बड़ा है। बड़ा और है। R2 रेडियस कैसा है? छोटा. छोटा है छोटा है। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं, दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं। R1 बड़ा है और R2 छोटा है, फिर भी V1 R1 प्रोडक्ट V2 R2 प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि V1 कम रहना चाहिए यस सर और V2 ज्यादा रहना चाहिए। हाँ समझ आई ना बात? इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोच के देखते हैं। ऐसे ही ये प्रोडक्ट 16 है, इमेजिन करो। ये प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए फिर? 16। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि R1 8 है और R2 1 है, तो सोच समझ के बताइए, केयरफुली इस बात को बताइए कि V1 कितना होना चाहिए और V2 कितना होना चाहिए? V1 2 and V2 is 16 V2 is 16। तो जहां रेडियस छोटा होता जाएगा वहां स्पीड बड़े ज्यादा बढ़ेगी। मतलब ये कि जब ये प्लैनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये हिस्सा ऑर्बिट का, ये हिस्सा वो सूरज से काफी दूर है ना? सूरज तो इधर है, सेंटर में नहीं रहता है सूरज। इलिप्स का सेंटर नहीं आता, इलिप्स का फोसाई आता है, लाइक। ठीक है। तो मोशन का ये हिस्सा जहां पर, ऑर्बिट का ये पोर्शन जहां पर प्लैनेट सूरज से काफी दूर है, उसकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी कम होगी। समझ आई बात? देखो केपलर को ये सब समझ आ गया था, बता दिया उसने, लॉ बता दिया अपने को। और ऑर्बिट का वो हिस्सा जहां पर प्लैनेट सूरज के नजदीक घूम रहा है, नजदीक ऑर्बिट कर रहा है, तो वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब इस बात को मैं बच्चों ऐसे भी कह सकता हूं कि जब प्लैनेट सन के नजदीक घूमेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। और जब सूरज से वो काफी दूर घूमेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ऐसे भी कह सकता हूं, लेकिन मैंने इंटेंशनली आपको ऐसे समझाया एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करके। तो कंक्लूजन क्या निकला? क्या पूरे ऑर्बिट में प्लैनेट की घूमने की स्पीड सेम है? यस अरे यस बोल रहे हो आप, 15 मिनट बेकार कर दिया तुमने। क्या पूरे ऑर्बिट में सन प्लैनेट की घूमने की स्पीड सेम है? नहीं नहीं है। कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है?
सन के पास ज्यादा है। सन के नजदीक वाले पोर्शन में नजदीक उसकी में। स्पीड ज्यादा है और सन से दूर वाले पोर्शन में उसकी स्पीड कम है। कम है। है। यू विल सरप्राइज टू नो, इस पर एक जेई का क्वेश्चन आ गया था, जेई या नीट शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं हमारे मॉड्यूल में से क्वेश्चन नंबर 52 ले रहा हूं, ये इसी बात को हाईलाइट करता है। ध्यान से देखें, आपको एक प्लैनेट बना के, एक ऑर्बिट बना के दिया गया लाइक दिस, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और उसने ये कहा कि ये जो 3 पोजीशन हाईलाइट की जा रही हैं, ए, फिर ये बी और फिर ये सी, ये 3 पोजीशंस हैं। इन तीनों पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी है के ए, के बी, के सी। और याद रखना, काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो होती है हाफ m इंटू वेलोसिटी या स्पीड का स्क्वायर। करेक्ट है? यस सर। यस सर। अब जब प्लैनेट इसमें घूमेगा तो हमसे पूछा है कि कौन ज्यादा कौन कम, कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कौन सी काइनेटिक एनर्जी कम। फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब बेटा सोचो, सी पर स्पीड सबसे कम होनी चाहिए यस सर। और ए पर स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ए सबसे नजदीक है। फिर भी ये परपेंडिकुलर रहने से दूर है, ये परपेंडिकुलर है मतलब ये दूर है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम टिल्टेड हो गई है, ए नजदीक माना जाएगा और बी दूर माना जाएगा एलिप्स के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन सी लोकेशन है? ए। क्योंकि ए। स्पीड सबसे ज्यादा हो गई उधर, प्लैनेट की स्पीड सबसे ज्यादा हो गई, यस सर। हाँ सर। और स्पीड ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ज्यादा होगी। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? सबसे कम कौन सी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? सी की। सी। अब तुम ही देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, खत्म। फंडामेंटल एकदम। तो ये पहली बात हमें यहां पर ठीक ठाक तरीके से समझनी थी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब क्या। तो मतलब ये एंगुलर मोमेंटम मतलब हमें ऐसे कंपैरिजन करने आना चाहिए, गिवन वेलोसिटी को हम इजीली एस्टिमेट कर पाए। ये पहला पार्ट हुआ उसका। अब बच्चों मैं दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ध्यान से समझना केयरफुली। अर्थ हमारी घूम रही है मान लो सन के अक्रॉस, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। अर्थ घूम रही है कहां? सन के अक्रॉस। 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी में एरिया ट्रेस हुआ ए। जो एरिया ट्रेस होगा रेडियस के जरिए, एरिया ट्रेस समझ में आया? एरिया ट्रेस मतलब क्या? यस सर। तो 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी के दरमियान एरिया जो ट्रेस हुआ वो ए हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8 फरवरी से लेके 28 फरवरी में कितना एरिया ट्रेस होगा? 3A। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया, वेरी गुड, 3A। अब बाकी के बच्चे सोचे बेटा 3A कैसे आया, तुम ही बता दो बच्चों। 7 दिन में एक ए है तो हाँ, 21 डे में 3A। एज पर लॉ अगर हम चेक करें तो हमें केपलर का सेकंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ एरिया कहता है कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा सेम एरिया ट्रेस होगा। तो 1 फरवरी से 7 फरवरी यानी कि 7 दिनों में अगर ए एरिया ट्रेस हुआ तो 8 से 28 फरवरी अगर हम गिनते जाएंगे तो कितने दिन हो गए वो? 21, 3 वीक्स। बिल्कुल सही बात है। 8 फरवरी को गिनो ना, 8 फरवरी से आगे जा रहे हैं हम लोग। तो एक हफ्ते में अगर ए एरिया ट्रेस होता है तो 3 हफ्तों में कितना होगा? ऐसा सवाल है ये। क्या आएगा आंसर? 3A। वेरी गुड, 3A आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश, मतलब बात समझ आ रही है। अब एक और देखते हैं, एरिया पर ही लेता हूं, दिमाग चलाएं, अच्छे से केयरफुली करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 51, मॉड्यूल में से अपना 51 नंबर है। फिगर शोज एन elliptical orbit of a planet M about the sun S. Shaded area CSD is twice the area SAB. मतलब एज पर क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इस एरिया को ए कहा जाता है तो इस एरिया को 2A कहा जाना चाहिए।
एज पर क्वेश्चन T1 इतने टाइम में प्लैनेट सी से डी गया, T1 टाइम में, मतलब इस एरिया को कितने टाइम में कवर किया? T1. एंड T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A to B, A से B जाने का जो टाइम लगा उसको, ये एरिया ये T2 टाइम में आया। अब इसने सवाल किया कि T1 T2 में क्या रिलेशन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप बस इस बात पे ध्यान दो, एरिया ट्रेस्ड पर यूनिट टाइम कैसा रहना चाहिए? इक्वल। constant, कांस्टेंट, मतलब इक्वल। शाबाश, ये बोलना भी सही है बेटा। इसका मतलब क्या ये माना जाए 2A/T1 इक्वल A/T2? yes sir, देख, इसको हटा दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, लाइक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। थोड़ी देर के लिए बेटा इसको हटा दे, ठीक है। तो एरिया अपॉन टाइम क्या लिखना चाहिए मुझे? यार कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? Yes, sir. हाँ, तो दूसरा वाला एरिया अपॉन टाइम भी मुझे क्या लिखना चाहिए? Constant. कांस्टेंट। अब ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों सेम ही होंगे ना, Yes, sir. इसलिए मैंने दोनों को मिला के लिखा, ठीक है। और दोनों को बोला कि भाई दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है उसका भी वही कांस्टेंट है। नहीं आई बात समझ में? कई बार बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं, इसलिए मैं, बहुत बेकार की चीज है ये, लेकिन बात कर रहा हूं मैं इस पे। कई बार बच्चे बोलने लगते हैं सर तुमने दोनों को इक्वल क्यों किया? देख बेटा, ये चीज अपने आप में कैसी है? constant, और ये चीज अपने आप में कैसी है? constant, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट एक ही है, yes, हाफ L by M। अभी तो प्रूफ किया, हाफ L by M, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। Yes, sir. खत्म हो गई बात, प्रॉब्लम एंड। ए कट गया, देख लो, T1 इज इक्वल टू 2T2 T2, C, बी, खत्म। एक और क्वेश्चन करते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन जो है ना जेई के 2018 के पेपर में था, आई गेस, ईयर तो मुझे याद नहीं, बट आई गेस सो 2018 के एग्जाम में ये था क्वेश्चन। केयरफुली देखना इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ना, कॉम्प्लिकेट करके एकदम ऐसा वैसा करके बनाने की कोशिश किया है, लेकिन है फंडामेंटल, एकदम बेसिक है। लॉ ऑफ एरिया अगर तुझे अच्छे से आता है तो खत्म हो गया। उसने बोला एक इलिप्स है सो एंड सो ABCD, ये पूरा सन है, घूम रहा है, यहां एक ट्रायंगल बनाया, और उसने बोला कि पूरे इलिप्स का एरिया अगर A है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1/4। फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ इलिप्स। तो मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करता हूं, बाकी नहीं। अब ध्यान से देखो और केयरफुली देख के मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? A/4, बराबर? Yes, sir. अच्छा, क्या ये जो लाइन है ये इलिप्स को आधा आधा काटती है? Yes, sir. तो ये एरिया कितना होना चाहिए? A/2 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों को मिला दिया, दोनों को साथ में मिला दिया। इसको, सूरज यहाँ है ना अपना, तो सूरज तक का पूरा एरिया मैंने मिला दिया। अब ये पूरा शेडेड एरिया कितना हुआ बोलो ध्यान से? A/4 plus A/2. वेरी गुड, A/4 प्लस A/2 अगर मैं ऐड करूंगा तो 3A/4 आएगा। Yes, sir. बराबर। अब मुझे सोच समझ के केयरफुली बताओ कि बाकी बचा हुआ एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया इलिप्स का A है, टोटल कितना? A/4. हाँ वेरी गुड। हाँ, मैं फिर एक बार आपको सभी के लिए समझाता हूँ। टोटल एरिया इलिप्स का कितना है बोलो तो? A. A। उसमें का शेड करा हुआ कितना हुआ? 3A/4. तो पूरे A में से अगर 3A/4 निकाल दिया तो बचा कितना? A/4. A/4। शाबाश। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ऐसे समझो,
ए में से 3a/4 निकाल दिया, पूरे ए में से ये इतना निकाल दिया, तो ये जो बचा माइनस करके चेक करो, इतना ही आएगा। Yes, sir. Right. आया ना? ये हो गई क्वेश्चन की एनालिसिस। अब आते हैं आगे। इफ t1 is the time taken for the planet to go over the path of ABC, ऐसा प्लेनेट गया, तो उसको ऐसा पूरा जाने के लिए कितना टाइम लगा? T1. t1। एरिया कितना ट्रेस हुआ? 3a/4. हाँ, 3a/4। फिर क्वेश्चन के हिसाब से आगे CDA पाथ, मतलब CDA आगे का जो पाथ है, ये यहां से लेके यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा? T2। और यहां से यहां तक अगर वो आता है, सूरज यहां पर है बीच में इधर, तो यहां से यहां तक अगर वो आता है तो कितना एरिया ट्रेस किया? a/4। तो अब वो पूछ रहा है T1 T2 में रिलेशन बताओ, तो तुम बोलो मैं क्या लिखूं? a/4 is equals to 3a/4. अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? 3a/4 अपॉन T1 इज इक्वल टू a/4 अपॉन T2। क्या कहते हो? ये Yes, एरिया sir. डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल ये एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल, क्या कहते हो? ऑप्शन सही है बच्चों? यस Yes, सर। sir. a/4 लेफ्ट हैंड, a/4 राइट हैंड कट गया, क्या बचा? T1 is equal to 3 T1 is equal to 1 upon T2, एडजस्टमेंट हुआ, T1 is equal to 3T2। ऑप्शन ए आ गया। यही का क्वेश्चन था। हम बोलते हैं टफ है, ये है फंडामेंटल बेसिक, अगर अपने को आता है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके है? यस सर। Yes, sir. एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, फिर हम अगला लॉ देखेंगे। केपलर के 3 लॉ हैं, 3 में से मैंने अभी तक आपको 2 पढ़ा दिए, ठीक है? अब मैं ऐसे भी कर सकता था कि तीनों लॉ पढ़ा दूं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते बैठूं, वो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, कनेक्टेड नहीं लगेगा आपको, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब ये बड़ा सिंपल सा है, देखो। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट अ पेरिहेलॉन, पेरिहेलॉन का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, मतलब नजदीक वाला पॉइंट होता है पेरिहेलॉन, याद रखिए। इलिप्स के सबसे नजदीक जो पॉइंट होता है ऐसा सेंटर या फोसाई से, उसको पेरिहेलॉन या प्रीगी भी कहते हैं, और सूरज से जो सबसे दूर वाला पॉइंट होगा उसको एपीहेलॉन, ये रहा एपीहेलॉन, या अपोगी भी कहते हैं, ठीक है? सो नजदीक वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? Perihelon. पेरिहेलॉन, ठीक है? और सबसे दूर वाला पॉइंट Epihelon. एपीहेलॉन। तो पेरिहेलॉन के लिए वीपी स्पीड है, आरपी डिस्टेंस है, एपीहेलॉन के लिए वीए स्पीड है और आरए डिस्टेंस है, ठीक है? तो उसने बोला है कि रिलेट करो मतलब आपस में रिलेशन बनाओ। बेसिक बात है, क्या पेरिहेलॉन पर बनने वाला एंगुलर मोमेंटम और एपीहेलॉन पर बनने वाला एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए? यस सर। यस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m वी VRP is equal to m VARA। कोई मुझे बताएगा कि मैंने MA क्यों नहीं लिखा या MP क्यों नहीं लिखा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। दोनों कांस्टेंट है। एक मास ही तो प्लेनेट कांस्टेंट घूम रहा है है ना? कैसा है क्या? इधर के प्लेनेट का मास अलग है, इधर के प्लेनेट का मास अलग है, ऐसा नहीं है, एक ही प्लेनेट घूम रहा है ना? यस सर। हाँ, नहीं तो वहां भी लगाएंगे। तो होगा ये कि मास मास कैंसिल हो गया, और जो आपको चाहिए था आपका आंसर मिला, VPRP इज इक्वल टू VARA। दैट्स इट। रिलेट करो बोला था तो रिलेट कर दिया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे रेशियो में भी रिलेट कर सकते हो, VP डिवाइडेड बाई VA इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो RA डिवाइडेड बाई RP, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। फर्दर मोर इसने क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स BAC एंड CPB? मतलब ये कि प्लैनेट यहां से यहां तक जाने के लिए और फर्दर मोर
CPB यहां से यहां तक जाने के लिए सेम टाइम लेगा क्या? देखो बराबर इलिप्स को आधा आधा काटा है, तो इधर से लेके इधर तक जाने के लिए और आगे इधर से लेके इधर तक जाने के लिए सेम टाइम लेगा क्या? हाँ या ना? हाँ Yes, sir. सोच के बोलो, No, sir. सोच के बोलो अच्छे से। जब प्लैनेट सी पे है ना तो रेडियस No, है। sir. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, सेम टाइम नहीं लेगा, सही जवाब है। जब प्लैनेट सी पर है तो रेडियस ऐसा है, और सी से घूम के जब वो इधर आता है तो रेडियस ऐसा है। मतलब कितना बड़ा एरिया ट्रेस होगा, दिख रहा है तुझे? देख ये सारा एरिया ट्रेस हो जाएगा कौन से पोर्शन में मूव करते हुए? सी से बी तक। लेकिन जब बी से सी घूमेगा तो कम एरिया ट्रेस होगा ना, एरिया अलग अलग है, इसका मतलब टाइम भी अलग अलग होगा। अरे बच्चों समझ रहे हैं, एरिया सेम होगा तो टाइम सेम होगा ना। यस सर। तो यहाँ एरिया अलग अलग है ना, सूरज सेंटर में थोड़ी है, सूरज तो थोड़ा सा हटा हुआ है, इसको फोसाई बोलते हैं, फोकस बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हटा हुआ है सूरज। एक नजदीक का पॉइंट बनता है पेरिहेलॉन, एक दूर का पॉइंट बनता है। अब एरिया देखो ना तुम, इधर एरिया बहुत ज्यादा ट्रेस हुआ है, ये सारा सारा कुछ आ गया है इसमें, क्योंकि रेडियस के जरिए एरिया ट्रेस होगा। रेडियस यहाँ से शुरू करता है, ऐसा 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 घूम के यहाँ तक आता है रेडियस, तो ये ऐसा बड़ा सा एरिया ट्रेस कर रहा है। तो अगर एरिया अलग है तो डेफिनेटली क्या होगा बोलो? टाइम अलग। टाइम अलग। तो ये रहे दो लॉज, पहले दो लॉज, फर्स्ट टू। पहला लॉ क्या था? इलिप्टिकल पाथ का। ऐसे ही याद रखना है इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट। प्लैनेट कौन से पाथ में घूमेगा, सर्कुलर या इलिप्टिकल? इलेक्ट्रिकल। इलिप्टिकल। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ एरिया। छोटा सा स्टेटमेंट बोलो लॉ ऑफ एरिया का, तो सिर्फ इतना बोल सकते हो, क्या कांस्टेंट है? एरियल Real velocity. एरियल वेलोसिटी मतलब क्या चीज? एरिया ट्रेस्ड अपॉन टाइम, ठीक है ना, एरिया अपॉन टाइम। यस सर। और अगर थोड़ा एलॉबरेट करके बोलना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि अगर तुमने टाइम सेम दिया तो एरिया भी सेम निकलेगा, वगैरह वगैरह। तो तुम या तो ऐसे छोटा स्टेटमेंट लिखो या ऐसे बड़ा स्टेटमेंट लिखो, मीनिंग तो एक ही। बातों बातों में हमें ये भी पता चला कि क्यों कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, पूरा प्रूफ कर दिया हमने। यहाँ हमको एक टर्म मिला एल। एल क्या कहते हैं? एल को क्या बोलते हैं, क्या नाम है एल का? एंगुलर मोमेंट। प्लैनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैसा माना जाएगा? कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला ये भूलना नहीं है आपको, इस स्टेज पर इसे ऐसे ही याद रखें, ठीक है? क्या है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का? MVR। तो दो चार एग्जांपल ले लिए मैंने आपको इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए एरिया वेरिया के बारे में। अब थोड़ा और आगे आते हैं, तीसरे लॉ पर आते हैं, थर्ड लॉ। ध्यान से सुनना, पूरी ही बात आपके सामने रख देता हूं एक साथ। ये ऐसे थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। बड़े काम का लॉ है, इस पे भी बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बने हैं इस पे भी, अभी हम करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग, फंडामेंटल समझ में आ गया, न्यूमेरिकल खटाखट निकलता है। लॉ ऑफ पीरियड। अब अभी फिलहाल इसको पढ़ो मत, पहले ये समझते हैं क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे एक इलिप्स बताया, और ये जो एक पॉइंट होता है ना, सेंटर से लेफ्ट की तरफ या सेंटर से थोड़ा हटा हुआ और सेंटर से उधर साइड थोड़ा हटा हुआ, इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। सन जो है वो कभी भी सेंटर पे नहीं होगा इलिप्स के, बाय रूल देखा जाए, बाय द ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। तो सन जो है वो कभी भी सेंटर पे नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा सा हटी हुई पोजीशन पे होगा, यानी कि वो कहां पे होगा? फोकस पे होगा। फोसाई, फोकस की जमा, फोकस मतलब मल्टीपल हो गए ना, प्लूरल्स में बोलेंगे तो फोसाई। तो सन यहां हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, दोनों चॉइसेस हैं उसके पास, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो, लेकिन अल्टरनेट नहीं करते रहता ना, आज इधर है कल उधर है, ऐसा नहीं है, या तो इधर होगा या उधर होगा। अब जैसे इस डायग्राम में मैंने सन को यहां दिखाया, अब ऑर्बिट जब कर रहा है प्लैनेट, तो करते 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 वो ऐसे सन के नजदीक आ जाएगा। नजदीक वाले जगह को मैंने क्या नाम दिया? पेरिहेलॉन। एक और नाम है इसका, प्रीगी, प्रीगी भी बोलते हैं इसको।
और ये ऑर्बिट करते 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 ऐसे दूर भी चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एपिलॉन। एपेलॉन, अपोगी, अपोगी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वी विल जस्ट पेरिहेलॉन एंड एपिहेलॉन ऐसे कॉल करेंगे इसको। अब फोकस की एक बड़ी खूबसूरत बात है, फोकस से रिलेटेड ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्लैनेट जहां कहीं है वहां से अगर तुमने पहले फोकस पर एक डिस्टेंस बनाया और दूसरे फोकस पर एक डिस्टेंस बनाया, तो इन दोनों डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, ये तुम लोग मैथ्स में पढ़ लोगे, फिलहाल हमारी ये किसी काम की नहीं है। ओके, ये PS डिस्टेंस और PS डैश डिस्टेंस किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर अगर तुम गिनोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हमारे काम की दो बातें हैं। देखो, इस इलिप्स में सबसे बड़ी लाइन कौन सी है बताओ मुझे? ये वाली है ना? सबसे बड़ी लाइन जो बना सकता हूं यही बनेगी, A से लेके A डैश। तो इसे सबसे बड़ी लाइन को हम लोग कॉल करते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? मेजर एक्स। मेजर एक्सिस। और बराबर इसका आधा करेंगे तो हम उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब हाफ कर दिया, पोर्शन, ठीक है। तो A से लेके A डैश क्या है बताएं आप? मेजर एक्सिस। और उसका आधा करेंगे तो सेमी। हाँ, इलिप्स में ये लाइन जो है ना कंपैरेटिवली लेस लेंथ की होती है, छोटी होती है। तो इस लाइन को यानी कि B से लेके B डैश, इस लाइन को हम कॉल करते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? आई बात समझ में? यस सर। क्या कॉल करेंगे हम उसको? माइनर। माइनर एक्सिस। ओके, और इसका हाफ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। अब देखो, मैंने A से लेके A डैश टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी बताई? बी डैश। नहीं नहीं नहीं, R 2R। A से लेके A डैश टोटल लेंथ सेमी मेजर एक्सिस की कितनी बताई मैंने? 2R। और बराबर इसका आधा करूंगा तो रेडियस कितना हुआ? R। R। तो इसको बोलेंगे सेमी रेडियस एक्सिस, सॉरी, हम इसे कॉल करेंगे सेमी मेजर एक्सिस या सेमी मेजर रेडियस, ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट द पॉइंट? यस सर। मेजर का आधा, सेमी मेजर रेडियस। अब ये टेक्निकली देखा जाए ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये इलिप्स का सेंटर है, ठीक है। ये क्या है? इलिप्स का सेंटर। फोकस जो है सेंटर से थोड़ा सा हटा हुआ है, और Yes, यहाँ sir. का फोकस भी सेंटर से थोड़ा सा हटा हुआ है। हाँ। तो ये सेंटर से कितनी दूर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है, उसे हम कहते हैं ER। सेंटर से कितनी दूर है, ER। याद रखना, E का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। अगर E का वैल्यू 1 हो गया तो सन इधर चला गया समझे नहीं समझे? सन इधर आएगा, E का वैल्यू 1 हो गया मतलब ये डिस्टेंस भी तो R हो गया, तो फोकस इलिप्स के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होगा, थ्योरेटिकली ऐसा कहा जा सकता है बट ऐसा होता नहीं है। E का वैल्यू जो है ना लेस देन 1 होता है, और E को हमें खास नाम देते हैं, उसे हम कॉल करते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कॉल करेंगे? इसेंट्रिसिटी। ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे, अब मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए जो जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें रिक्वायर्ड है उसको बता रहा हूं मैं आपको। इसेंट्रिसिटी, ओके, वी कॉल दिस E फैक्टर एज इसेंट्रिसिटी, E। और इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, बट प्रोबेबली वो मतलब लेस देन 1 ही रहता है। अगर E 0 हो गया, बड़ी खूबसूरत बात है ये, अगर E 0 हो गया तो क्या ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा? हाँ। तो इसका मतलब सन कहाँ आएगा? सेंटर मतलब ये वाला फोकस भी शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? सेंटर पर। अगर ऐसा हुआ तो ये इलिप्स सर्कल बन जाएगा। समझे? ये इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल। सर्कल। अगर ऐसा हुआ तो इसेंट्रिसिटी अगर 0 हो गई तो इलिप्स क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो ये भी एक बात याद रखिए छोटी सी, मे बी सर्कुलर मोशन में हमें हेल्प करेगी। अब अलग अलग प्लैनेट्स की ना अलग अलग इसेंट्रिसिटी है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डेटा आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स हैज गॉट डिफरेंट डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज।
जैसे वीनस की सेंट्रिसिटी निकालते हैं तो इतनी है 0.007, मतलब वीनस जो है ना सेंटर ऑफ द इलिप्स से थोड़ा ही बाजू में खिसका हुआ है। अर्थ की 0.017 है, वीनस के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा बाजू में खिसकी हुई है सेंटर के हिसाब से उसके इलिप्स के लिए। प्लूटो की सेंट्रिसिटी इतनी है 0.248, मतलब प्लूटो का इलिप्स ज्यादा ही इलिप्टिकल है, प्लूटो का ऑर्बिट बहुत ज्यादा ही इलिप्टिकल है। जितनी सेंट्रिसिटी बड़ी रहेगी उतना ज्यादा इलिप्टिकल रहेगा वो। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। लॉ ऑफ ऑर्बिट हमें कहता क्या है? ये मैंने इलिप्स की इंफॉर्मेशन आपको बताई, मोटा मोटा याद रखोगे तो भी काफी है, बहुत ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स है ना बहुत सारा। अब आते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट पे। लॉ ऑफ ऑर्बिट हमें क्या कहता है, क्या बताता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट हमें ये कहता है कि अगर एक प्लैनेट किसी इलिप्स में घूम रहा है तो उसके घूमने का एक टाइम पीरियड होगा ना, मतलब एक राउंड कुछ खास टाइम में वो पूरा करेगा ना। यस और नो? Yes, sir. जैसे कि बताओ अर्थ कितने टाइम में पूरा करती है? 24 hours. 24 आवर्स। बेटा 365 डेज सूरज के अतराफ में घूमने की बात चल रही है, अपने एक्सिस पर नहीं। अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पर घूमेगी, रोटेशन 24 आवर्स। ये सूरज के अतराफ में घूम रही है पूरा साल, एक साल लगता है सन के अक्रॉस घूमने के लिए, ऑर्बिटिंग करने के लिए। तो अर्थ का अपना टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड है? 365 डेज कह सकते हो, 1 ईयर कह सकते हो। तो लॉ ऑफ पीरियड ये कहता है कि अगर हम उस टाइम पीरियड को ले लें और उसका स्क्वायर कर लें तो वो ये जो सेमी मेजर रेडियस है या सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रख पाओगे? याद रख पाओगे इसको? Yes, sir. यस। कैन यू रिपीट दिस? अपने अपने मन में रिपीट कर लो। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of the planet is directly proportional to the cube of semi-major axis. Cube of semi-major axis. Getting the point? Yes, sir. Okay. Cube, square, cube. स्क्वायर है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ऐसा नहीं है। टाइम का स्क्वायर करोगे एंड देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ओके? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपके सामने दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रख रहा हूं, सिर्फ दो। थोड़ा टाइम देंगे एक्स्ट्रा मुझे, 5 मिनट। Yes, sir. Yes. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। What would be the duration of year if the distance between the sun and earth gets doubled? अगर ऐसा हुआ हाइपोथेटिकली कि सूरज का, सन का और अर्थ का डिस्टेंस 2 गुना हो गया, डबल हो गया, तो ड्यूरेशन ऑफ ईयर कितना होगा, मतलब टाइम पीरियड कितना लगेगा, ऐसे पूछ रहा है। तो फिलहाल बेटा मान लेते हैं फिलहाल का टाइम पीरियड जो है वो T1 है और वो कितना है, 1 ईयर। फिलहाल का रेडियस R है। नया टाइम पीरियड कितना होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन नया रेडियस हमें पता है कितना है, 2R. बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देखना। बड़ा मजेदार है, आप बोलेंगे इसमें क्या मजा है, मैं भी बताता हूं आपको। एज पर द लॉ ऑफ टाइम पीरियड, क्या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट रेडियस का क्यूब होना चाहिए? Yes, sir. तो क्या इसका मतलब ऐसा हुआ, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब? क्या कहते हो बेटा, स्क्वायर क्यूब? Yes, sir. T1 कितना है, 1. 1. T2 हमें मालूम नहीं है, चलो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। R1 कितना है, 1. R। R2 कितना है, 2R. क्यूब। R कट गया, R कट गया। 1 Yes. अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का क्यूब। 1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1 अपॉन 8।
सही है? Yes, sir. 1/8। अब स्क्वायर रूट करो बेटा, इसका स्क्वायर रूट करो तो 1/T2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 2. तो फाइनली पता क्या चला? T2 इज इक्वल टू 2√2। सही है? सही है एकदम? हाँ, T2 इज इक्वल टू √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414. 0.41 मतलब T2 इज इक्वल टू 2.828, तकरीबन 3 साल, 3 ईयर। राउंड ऑफ करूंगा तो 3 इयर्स हो जाएगा। 2.8 मतलब तकरीबन 3 साल। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये कि ये सन, ठीक है, ये अर्थ आर डिस्टेंस पर, ठीक है, ब्लू प्लैनेट अपना अर्थ आर डिस्टेंस पर, और यही सन, ये ऑर्बिट ऐसे करेगा, ऐसे ऑर्बिट करेगा मान लेते हैं, ठीक है। यही सन अगर डिस्टेंस 2r कर दिया तुमने, और ये अर्थ, ठीक है, ये ऑर्बिट ऐसे करने वाला है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ऐसा इसका, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सन के क्रॉस एक राउंड लगाने के लिए कितने साल लगते हैं? 1 year. 1 और year इस सिचुएशन में कितने साल लगेंगे? 3 Almost 3. 3 साल, ऑलमोस्ट 3। चलो मोर करेक्ट, मोर प्रिसाइज, ऑलमोst 3 इयर्स। मतलब ये एक बार राउंड लगाएगा तो ये सिचुएशन में कितने बार राउंड लगेगा? 3. 3 times अब गौर से सुनना मेरी बात, सही है ना? क्योंकि यहां राउंड लगाने के लिए, यहां ऑर्बिटिंग करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? almost 3 नहीं, इधर पहले केस 1 में, year. 1 1 year. और यहां कितना लग रहा है? almost 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स मान लेते हैं। तो अगर इसने 3 राउंड लगाए, 1 2 3, तो इसके कितने लगेंगे? 1 round 4 years. एक। अगर कोई इंसान इधर पैदा हुआ तो 1 2 3, कितने साल का हुआ उन्हें? 3 years. और वो इंसान अगर यहाँ पैदा होता तो कितने साल का होता? 3 1 year. 1 साल का होता उन्हें। नहीं आया समझ में तुम्हारे? समझा आया सर आया सर आया। हाँ, 4 5 6, कितने साल का हुआ इन्हें? 2 6 years. 6, अर्थ पे 6 साल का हुआ। वही अर्थ अगर इधर रहती तो 2 कितने साल साल के होते? 2 years. 2 साल के। तो 6 साल हुए, 2 साल हुए, 12 साल बोले तो 4 साल, 18 साल हुए इधर बोले तो 3 साल, सॉरी 5 साल। तो तुम्हारी हमारी ईयर भी फिक्स नहीं है भाई। अगर मैं ये कहता हूं भाई मैं 30 इयर्स का हूं तो मैं पता नहीं एक्चुअल की मेरी एज क्या है, ऐसा है क्या? इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? Yes, sir. ये 1 2 3 बार घुमा, ये मतलब कितना साल हुआ? 3. 3 साल. तो इसने कितना घुमा? 1 एक ही बार घुमा। लेकिन बेटा टाइम उतना ही हुआ है ना, टाइम उतना ही हुआ, क्योंकि इसके 3 साल बराबर इसका 1 साल है। गॉट द पॉइंट? yes sir इसके 3 साल बराबर इसका 1 साल है। तो अगर मैं इसके हिसाब से डेफिनेटली एज गिनने लग जाऊंगा तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, वॉट एवर इट इज। बट ये सिनेरियो तुमको समझ में आ रहा है कि ईयर का ड्यूरेशन भी फर्क पड़ेगा, ईयर ड्यूरेशन में फर्क पड़ जाएगा। इसका ईयर ड्यूरेशन 3 ईयर पर 1 होगा। क्लियर है पॉइंट? नहीं आया Yes, तुमको? sir. yes sir पक्का? समझा अब इसका उल्टा करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं। मान लो हमने अर्थ को नजदीक लाए, मान लो हम अर्थ को नजदीक लाते हैं। इफ अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, जहां है अर्थ उसके मुकाबले में उसको नजदीक लाते हैं, तो फिलहाल का अर्थ का टाइम पीरियड ओरिजिनली अगर देखता हूं मैं तो 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर। और इसमें डेज पूछा है तो 365 डेज में बाद में पुट अप कर दूंगा। और मान लो उसका रेडियस आर है ऑर्बिट का। सेकंड टाइम पीरियड मुझे नहीं पता है, लेकिन नया रेडियस ऑर्बिट कितना है? R/2. R/2. केपलर्स लॉ तो होल्ड करेगा, प्लैनेटरी लॉ का लॉ ऑफ पीरियड जिसे हम कहते हैं। रेडियस के साथ
क्यूब। तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? सोच के देख। सही है बेटा? यस सर। एकदम परफेक्ट। अब T1 की जगह मैं पुटअप करूंगा 365 डेज, क्योंकि 1 ईयर 365, यहाँ पे क्वेश्चन डेज में पूछा है, डिवाइडेड बाय नया टाइम तो मुझे पता नहीं है कितना है, मैं रखता हूं इसका स्क्वायर। R1 की जगह R2 की जगह क्या बेटा? R/2 R/2 का स्क्वायर, R ने R को मार दिया, करेक्ट है? सर वो क्यूब बना ना R/2 हाँ, R/2 क्यूब। 365 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 ऊपर गया, ये 2 ऊपर जाएगा, देख ले बेटा, ये 2 ऊपर जाएगा। क्यूब, 2 का क्यूब करो तो 8। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा। 8 स्क्वायर रूट करो, T2 is equal to 365 divided by 2√2। अभी अभी हमने देखा 2√2 तकरीबन कितना होता है? 1.414। अरे बेटा 3 होता है, अभी तो देखा था, ये देख, सब मिला के 2√2 सब मिला के अबाउट नियर अबाउट 3 होता है। मतलब रफली अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 365 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3। अब बता दे आंसर क्या आएगा? 365 डिवाइड बाय 3 121.3 अराउंड 121 डेज, अराउंड नियर अबाउट, कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर अर्थ नजदीक आ गई तो 365 दिन का एक साल होने की बजाय 121 दिन का एक साल हो जाएगा। यस सर। 121 दिन मतलब कितना, समझ रहे हो? 4 महीने में खत्म हो जाएगा। 4 महीने का एक साल हो जाएगा। 4 महीने अराउंड, 1 महीना 30 दिन का पकड़ लो तो। यस सर। फिर हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक जा रहे हैं हम, 12 महीने, हमारे 1 साल हुआ। अगर अर्थ नजदीक रहती तो हमारा 1 साल हुए तक वहां 3 साल होते। अरे हाँ या ना? यस सर। आ रहा है ना समझ में? आप समझो तुम अर्थ पर है, तुम्हारी उम्र 10 साल है, वैसे प्लेनेट पर जाते तो तुम्हारी उम्र 30 साल हो जाती, क्योंकि 1 साल में 3 बढ़ रहे, 1 साल में 3 साल की बढ़ोतरी हो रही तुम्हारी। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। काउंटिंग ऑफ द ईयर बदल रही है, नहीं। काउंटिंग ऑफ द ईयर बदल रही है, गिनती बदल रही है, ड्यूरेशन तो वही हुआ ना यार। इसने अगर 1 साल पूरा कर दिया तो उतने ही टाइम में उसने 3 पूरे करे हैं। लेंथ ऑफ टाइम सेम है, लेकिन ईयर की गिनती जरूर बदलेगी। व्हाट द पॉइंट? यस सर। यस सर। अब मान लो मैं ऐसे ही इसको छोड़ के थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैंने एक ऐसी घड़ी बना दी जिसमें मैं लाइक 15 मिनट का 1 घंटा गिनने लग जाऊं, तो मेरी घड़ी में तो 1 घंटा हो गया। फिर वो दूसरी वाली घड़ी में जिसमें मैं 15 मिनट का 1 घंटा गिन रहा हूं, उसमें 4 घंटे हो जाएंगे। तो उसका 4 घंटा बराबर इसका 1 घंटा है ना, लेंथ ऑफ टाइम तो सेम है ना, यस सर। लेकिन गिनती तो जरूर बदलेगी। अब जैसे इस वाले प्लेनेट पर पूछोगे कि भाई 1 साल कितने दिन का है, तो तुमको यही बोलना पड़ेगा ना, 121 ही बोलना पड़ेगा ना। यस सर। ओके। However, फर्दर कैलकुलेशंस, लेंथ ऑफ टाइम का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं वो तो सेम रहेगा। बहरहाल हमारा इंटरेस्ट ये बिल्कुल नहीं है इस तरीके के प्रॉब्लम्स में कि हम लेंथ ऑफ टाइम पर बात करें। हमारा सिर्फ मामला ये होता है कि हमको रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट एज पर इट्स पोजीशन निकालना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या कहता है? सबको समझ में आई बात? क्या कहता है थर्ड लॉ? T square is directly proportional to प्रोपोर्शनल टू R3। थर्ड लॉ अभी खत्म नहीं हुआ, हमें कुछ और न्यूमेरिकल्स लेने हैं। अब बहुत ज्यादा रात हो रही है तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगली लेक्चर में थर्ड लॉ के हम बाकी के न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। ओके।